नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 8। कॉलेज के बाद श्याम और गंगा एक साथ ही रिक्शे पर श्याम के घर आ जाते हैं। कुछ वक्त तो गंगा श्याम के घर पर हिचकिचाहट महसूस करती है और एक कोना पकड़े बैठ जाती है। श्याम, जो कि खुद में ही मस्त रहने वाला है, वो अपनी डायरी और किताबों के साथ ही दिन का ज्यादातर वक्त बिताता है, डायरी पर कुछ लिखते हुए और कविताएं और उपन्यास पढ़ते हुए। प्रोफेसर शुक्ला अभी तक आए नहीं हैं और अम्मा उसे कई बार कह चुकी है कि खाना खा ले, मगर खाने में उसे संकोच है और वो चुपचाप बैठी है। गंगा कभी अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए तोतों को देखती है और तो कभी आसमान में फिरते बादलों को। उसे श्याम के आंगन से दिखने वाले बादल अपने घर के बादलों से थोड़े अलग महसूस होते हैं। जहां वो अपने घर के बादलों में अपने ख्वाबों को बुन देती थी और उनके साथ उड़ना चाहती थी, वहीं श्याम के घर के बादल उसे थोड़ा ज्यादा कठोर और पाबंदी भरे लगते हैं। शाम को श्याम उसे मध्यकालीन इतिहास का अंतिम पाठ पढ़ाकर कुछ सबक दे देता है और कह देता है कि कल की छुट्टी है और परसों से आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे। अगली सुबह गंगा की आंख टेलीफोन की घंटी और श्याम के फुसफुसाने से खुल जाती है। वो ये समझ नहीं पाती कि आखिर सुबह के इस पहर में श्याम किससे फोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा है। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आंगन में टहलने लगती है। टहलते हुए श्याम की खाट पर उसे एक डायरी दिखती है, जो कि श्याम के हाथों में अक्सर देखी जाती है। उसे देखकर वो सोचती है कि जरूर हो ना हो ये वही कविता की डायरी है जिसमें श्याम के सुंदर कविताओं का संग्रह है। डायरी खोलते ही उससे एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा उसके पैरों के पास गिर जाता है। वो डायरी को खाट पर रखकर उस कागज को उठा लेती है और खोलकर देखती है तो उसे उस पर एक बेहद ही खूबसूरत हिंदी वर्णमाला से पिरोई हुई एक कविता, या फिर यूं कहें तो एक सोच लिखी हुई दिखाई पड़ती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रिय, मैं बड़ी दुविधा और चिंता में हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, पर मुझे उसका शीर्षक नहीं मिल रहा। मुझे मालूम है कि तुम उसका शीर्षक सबसे पहले पढ़ोगे। आखिर वो सबसे पहले दिखाई जो पड़ता है, तो उसका पहले पढ़ा जाना वाजिब है और बनता भी है। तुम अवश्य मेरी कविता को शीर्षक से समझने की कोशिश करोगे। किसी विशेष शब्द के शीर्षक से विशेष कविता और साधारण शब्द के शीर्षक से साधारण कविता की आस रखोगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम मनुष्य अक्सर शीर्षक से ही सब समझने की कोशिश करते हैं। शीर्षक का रंग, रूप, सौंदर्य और आकार सब मायने रखता है। तो मैंने इसीलिए निश्चय किया है कि मैं इस कविता को कोई शीर्षक नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहले पढ़ो, समझो और विचार करो, और जहां तक बात है इसके शीर्षक की, तो वो मैं तुम्हारी समझ पर छोड़ता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि चाहे कोई कविता हो या कोई व्यक्ति, तुम उसे केवल उसके शीर्षक से समझने और आंकने की कोशिश नहीं करोगे। कविता के ऊपर पिछले दिन की तारीख लिखी थी। गंगा सोचती है कि कहीं ये उसके और पंकज के बारे में तो नहीं है, क्योंकि पंकज को बिना व्यक्तिगत रूप से जाने, केवल पंकज के रंग रूप को देखकर ही गंगा ने उसके बारे में कई धारणाएं बना ली थी। वो सोचती है कि श्याम ने ठीक ही तो लिखा है कि लोग सबसे पहले शीर्षक से ही समझने और आंकने की कोशिश करते हैं, और उसने भी पंकज के साथ ऐसा ही किया था। इसके बाद गंगा के मन में एक सवाल और छलांगे मारता है कि आखिर ये प्रिय है कौन, जिसके लिए श्याम कविता रच रहा है, या फिर बस ये कविता के संदर्भ में लिखा गया एक काल्पनिक पात्र है। खैर, इस बारे में गंगा ज्यादा न सोचकर श्याम के अम्मा के कमरे में चली जाती है
आज इतवार है और सफिया से बात करने के बाद श्याम सैर को निकल जाता है। वो गंगा से भी कहता है अगर वो चाहे तो चल सकती है। दोनों गंगा किनारे घाट के सीढ़ियों पर एक पर्याप्त दूरी के साथ बैठ जाते हैं। गंगा को श्याम के बारे में कुछ नई बातें पता लगी हैं। जैसे वो गंगा किनारे सैर करने नहीं, बस बैठकर गंगा की लहरों को देखने आता है। उसे गंगा की लहरों और गंगा की लहरों के ऊपर उड़ते पक्षी देखना बहुत पसंद है। गंगा जिसका मन चंचल है, उसे लहरों को देखने का कोई आनंद नहीं आता। वो घाट को चारों ओर से देखने लगती है। वैसे वो घाट तो कई बार आ चुकी है, लेकिन इस बार उसे काफी कुछ अलग दिखता है। जैसे कि थोड़ी चहल पहल जो शायद होली को लेकर है, और कुछ फिरंगी लोग जो शायद बनारस को जीने आए हैं। गंगा ने श्याम को कभी पूजा पाठ करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन घाट से लौटते वक्त वो महादेव के मंदिर पर सर जरूर झुकाता है और कुछ क्षण रुककर हाथ जोड़े बस यूं ही खड़ा रहता है और फिर अचानक ही चल पड़ता है। पूरे दिन में गंगा बहुत से तरह तरह के कार्य करती है, लेकिन श्याम बस अपने खाट पर लेटा हुआ अपनी डायरी और अपनी किताबों में खोया रहता है। जब जब वो खाट से उठता है तो गंगा को परेशान करता, कुछ कहकर या उसके केशों को खींचकर, या फिर उसे ये कहकर कि अगर उसे सबक याद नहीं हुआ तो आज उसे वो उठक बैठक करवाएगा और उसे बचाने के लिए उसके राजेश भैया नहीं आएंगे आज। गंगा को कभी भी श्याम की बातों का कोई बुरा नहीं लगता और वो भी मुंह चिढ़ाते हुए हंसते हुए कह देती है, बड़े आए मास्टर जी। अरे भैया मेरी ही गलती है जो तुझे सर जी से श्याम जी और श्याम जी से श्याम तक आने दिया। श्याम उसके कान खींचते हुए जवाब देता है। इन 3 दिनों में उनकी नोक झोंक, लड़ाइयां और बातें तो बदली, लेकिन एक चीज जो शाश्वत थी, जो नहीं बदल रही थी, वो था श्याम का रोज सवेरे फोन पर घंटे 1.5 घंटे किसी से बात करना। न जाने गंगा को क्यों ये बात खल रही थी कि वो उसके अलावा भी किसी से हंसते हुए बात करता है, और उसे ये बात भी परेशान कर रही थी कि आखिर श्याम के किसी और के साथ हंसने में भला उसे क्यों दुख हो रहा है। श्याम तो बस उसके भैया का मित्र है और केवल उसका शिक्षक है, जो बस उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक ही उसे पढ़ाएगा, और अगर ऐसा है तो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण ही नहीं होगी। यह बात भी उसके चंचल मन में न जाने किसी कोने में कभी कभी उमड़ती है और फिर शांत हो जाती है। गंगा को तो यह बात पता ही नहीं है और श्याम को तो इस बात की भनक तक नहीं है, लेकिन हमें और आपको तो यह बात पता चल रही है कि गंगा के मन में भी हमारे नायक के प्रति स्नेह का एक पौधा उग रहा है। गंगा को श्याम की अम्मा भी बहुत अद्भुत महिला लगती हैं। गंगा को अम्मा बहुत शांत और खुश मिजाज लगती हैं। गंगा देखती है कि श्याम की अम्मा को 2 काम बहुत पसंद है, पूजा पाठ करना और फिर रामायण पढ़ना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर सुबह की पूजा, महादेव का दूध और गंगा जल से अभिषेक और शाम की आरती के बाद रामायण का पाठ वो कभी भी नहीं भूलती। शाम की अम्मा को प्रोफेसर शुक्ला के लिए खाना बनाना भी बहुत पसंद है। वो उनके उठने से पहले उनके कपड़े इस्त्री कर देती है और उनके कॉलेज जाने से पहले उनका टिफिन पैक कर देती है। एक दिन गंगा उनसे पूछती है, काकी तुम ऊब नहीं जाती रोज एक सा काम करके? खाना बनाते, पूजा करते, घर में ही रहते। अरे तुम्हारा मन नहीं करता कभी बाहर घूमने का, देश विदेश घूमने का, सिनेमा देखने का, अरे मोटर में घूमने का? करता था बिटिया जब तुम्हारे उम्र के थे, अब ये सब उम्र नहीं रही ना। शाम के बाबूजी हमें पहले घुमाने ले जाया करते थे जब ब्याह कर लाए थे। अब तो घर के कामकाज से फुर्सत नहीं और उन्हें भी यूनिवर्सिटी का बहुत काम रहता है। शाम की अम्मा रोटी बेलते बेलते कहती हैं, हाँ फुर्सत में पेपर और पत्रिका पढ़ लेते हैं, उसी से देश दुनिया की खबर मिल जाती है। बाकी अब हमें ज्यादा घूमने फिरने का मन नहीं करता। शाम की अम्मा बोलती हैं, आप अंग्रेजी पत्रिका भी पढ़ लेती हैं? गंगा आश्चर्य से पूछती है, वैसे तो हमने संस्कृत से एमए किया है,
मगर शादी के बाद श्याम के बाबूजी ने हमें अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सिखा दिया था। स्पष्ट उच्चारण में तो अभी गलतियां होती हैं, मगर धीरे से पढ़कर हम सब समझ लेते हैं। श्याम की अम्मा जवाब देती हैं, तुम भी अभी ही घूम लो बिटिया, वरना ब्याह के बाद तो जिम्मेदारियां घर में ही पांव को बंद करके रख देंगी। अभी मौका है, खूब पढ़ लो। श्याम की अम्मा गंगा को कहती हैं, क्यों? हम तो अभी भी घूमेंगे और शादी के बाद भी घूमेंगे, हमें कौन रोकेगा? गंगा ऐंठ कर जवाब देती है। श्याम की अम्मा गंगा के बचपने पर हंसते हुए कहती हैं, क्यों रे, पति नहीं रोकेगा तेरा? उससे बिना पूछे कहां जाओगी? घूमने फिरने और सिनेमा में व्यस्त हो जाओगी तो उसके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा रे? कौन खाना बनाएगा और कौन घर की जिम्मेदारियां लेगा और उसकी देखभाल करेगा? लो, हम क्यों रखेंगे ध्यान? उसके माता पिता हैं, वो रखे ध्यान। और बात रही खाना वाना बनाने की, तो कभी वो भी बना लेगा खाना, और उसका भी तो होगा भाई घर, वो भी कर लेगा देखभाल। सारी जिम्मेदारियां हमें थोड़ी लेंगे, कुछ जिम्मेदारियां तो उसे भी लेनी पड़ेंगी ना काकी। गंगा फिर ऐंठ कर जवाब देती है, अरे बिटिया, शादी के बाद ससुराल ही बहू का घर हो जाता है और पति का परिवार उसका अपना परिवार। अरे बिटिया तो पराई धन होती है बेटा। श्याम की अम्मा आखिरी रोटी तवे से उतारते हुए कहती है, अच्छा ये सब छोड़ो, रोटियां बन गई हैं, जाओ श्याम को खाने के लिए बुला लाओ तो, और ये आखिरी रोटी लेते जाओ, जो गेट के बाहर कुत्ता है ना, उसे दे देना। श्याम की अम्मा 2 रोटियां गंगा के हाथ में पकड़ाते हुए कहती हैं। यहां श्याम की अम्मा की बातों में तजुर्बा और ज्ञान तो भरपूर था, मगर गंगा को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। गंगा सोचती है कि भले ही श्याम की अम्मा उससे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है, मगर उनकी सोच अभी भी रूढ़िवादी है। उन्हें लगता है कि स्त्रियां केवल घर के लिए बनी हैं। क्यों? भला क्यों ले वे किसी और की आज्ञा? क्यों करे वो किसी और के लिए अपने ख्वाब और शौक का त्याग? क्या स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं? क्या स्त्रियों का अपना कोई मन नहीं? क्या वो केवल इस्तेमाल करने की चीज है? आज की स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं और उन्हें किसी और के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। गंगा सोचती है कि आज की उनकी प्रधानमंत्री भी तो स्त्री है, क्या उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत है? भाई गंगा ने तो रेडियो पर यह भी सुन रखा था कि माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने कुछ साल पहले ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और अकेले अपने दम पर बांग्लादेश को आजादी दिलवा दी थी, और इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने देश को सशक्त और एकजुट रखा है। चलिए इस प्रेम कहानी में हम राजनीति ना ही लाए तो बेहतर होगा। ये तो गंगा की अपनी सोच है, आपकी और हमारी अलग सोच भी हो सकती है। उसे आज के सिस्टम में शायद कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ती हो। उसे तो केवल यह दिख रहा है कि एक महिला अकेले ही इतने बड़े स्वतंत्र देश को चला रही है। खैर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दिन गुजर गए। बुधवार को राजेश इलाहाबाद से वापस आ जाता है और दोपहर को गंगा अपने घर चली जाती है, और करीब शाम होते होते श्याम भी राजेश से मिलने गंगा के घर आ जाता है। हाँ तो भैया हमारे भविष्य के पत्रकार महोदय, कैसा रहा आपका सफर और इंटरव्यू? श्याम पूछता है। अरे भैया मत पूछो श्याम, हम तो चिंता से मरे जा रहे थे। इंटरव्यू लेने के लिए कोई अंग्रेज वरिष्ठ पत्रकार था जिसे हिंदी स्पष्ट नहीं आती थी, और वो बीच बीच में अंग्रेजी का सहारा लेता था, और हमारा अंग्रेजी में तो तुम जानते ही भैया। लेकिन फिर भी हमारे आत्मविश्वास और हमारे बोलने और लिखने की कला का उसने काफी प्रशंसा की और कहा कि वो होली के बाद 2 दिनों में मुझे फोन करके अपना जवाब बता देगा। राजेश श्याम को बताता है। चलिए महाराज, फिर बधाई हो। श्याम उठकर राजेश को गले लगाते हुए कहता है। दोनों हंसते हैं और फिर बातें करते हैं। कुछ देर में श्याम गंगा को पढ़ाकर अपने घर चला जाता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। और भी कहानियां जैसे कि मैला अचल, राग दरबारी, कसब, इस सब के लिए फॉलो करें हमारे स्पॉटिफाई चैनल को। और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में।
तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।